Hello guys. Last few lectures से we are talking about circular motion. Circular motion के kinematics and dynamics के बारे में हम alternately पढ़ रहे हैं. In the last lecture we talked about the banking of road and the dynamics and kinematics related to it. इस lecture में हम एक बहुत interesting part पढ़ने वाले हैं. We are going to study about circular motion in vertical plane. यानी हमने सर्कुलर मोशन के बारे में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन. कंसिडर करो एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस वर्टिकल प्लेन में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन? सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, इसमें ग्रेविटी जो होता है वो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो फैक्टर पार्टिसिपेट करता है इन द सर्कुलर मोशन. यानी ये मोशन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रही है तो सभी जगह पे ग्रेविटी सेम है, तो आई डोंट हैव टू कंसिडर ग्रेविटी सेपरेटली फॉर दैट मोशन. लेकिन अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो इस वर्टिकल प्लेन में यहां पे जो ग्रेविटी लग रही है, यहां पे जो ग्रेविटी लग रही है वो ग्रेविटी, और यहां पे जो ग्रेविटी लग रही है वो ग्रेविटी, यहां पे जो ग्रेविटी लग रही है वो ग्रेविटी, एंड यहां पे जो ग्रेविटी लग रही है वो ग्रेविटी, इन चारों पॉइंट्स पे रादर ईच एंड एवरी पॉइंट इन द सर्कुलर मोशन ग्रेविटी अलग लगती है, बिकॉज इट इज अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल प्लेन में ग्रेविटी पार्टिसिपेट करती है इन द सर्कुलर मोशन. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मैं ये नीचे वाला पार्ट कंसिडर कर रहा हूं तो यहां पे ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लग रही है और mg ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, सॉरी, mg नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है और ऊपर वाली डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है. ठीक है, तो यहां पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है इस पे टूवर्ड्स द सेंटर, T माइनस mg. लेकिन अगर मैं ये वाला पॉइंट कंसिडर करूं तो इस वाले पॉइंट पे T भी नीचे वाली डायरेक्शन में है, mg भी नीचे वाली डायरेक्शन में है. सो नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर इज T प्लस mg. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. सो इसका मतलब हर पॉइंट पे फोर्स अलग लग रहा है. अगर हर पॉइंट पे टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स अलग लग रहा है, इसका मतलब द थिंग इज ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसमें यूसीएम नहीं होता है. इसका मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट कभी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. गेटिंग द पॉइंट? सो इसलिए इसका अलग से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. चलो, सो एक ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट सपोज एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, उस स्ट्रिंग की लेंथ L है और उसको मैं वर्टिकल प्लेन में गोल 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 घुमा रहा हूं. ठीक है ना? अगर उसको मैं वर्टिकल प्लेन में अगर गोल 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 घुमा रहा हूं तो इस वर्टिकल प्लेन में जो सर्कुलर पाथ बनता है उस पाथ की रेडियस कितनी है? L बन जाती है. यानी आगे वाले जो भी इक्वेशंस हैं उन सारे इक्वेशंस में इंस्टेड ऑफ रेडियस R मैं यूज कर रहा हूं L. ये याद रखना. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट L पे मैं उसकी इनिशियल पोजीशन कंसीडर कर रहा हूं. आई स्टार्टेड द सर्कुलर मोशन ऑफ इट. तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया उसने. जैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, इनिशियली उसकी स्पीड थी u जो इस डायरेक्शन में थी, और वो p पॉइंट पे पहुंच गया. सो p पॉइंट पे ये लेंथ l ही है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे u है. मैंने आपको बोला था कि यूसीएम परफॉर्म नहीं कर सकता है, सो ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी. तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से मैंने शुरू की सर्कुलर मोशन, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, और इस P पॉइंट पे, ये P रैंडम एक पॉइंट है सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी. ठीक है, तो P पॉइंट पे जो टेंशन है वो टेंशन, और A पॉइंट पे जो था वहां पे स्ट्रिंग में का टेंशन, दोनों जगह पे टेंशन अलग अलग है. तो P पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी v है. तो अगर P पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो फ्रॉम A एट हाइट h बन ऊपर चला जाता है. ठीक है ना? तो यानी इसका मतलब P पॉइंट जो है वो A पॉइंट से कितनी हाइट पे है? h हाइट पे ऊपर है. इसका मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ने h हाइट इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है. ठीक है ना? अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? h हाइट इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है. सो अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh. आपको पता है फ्री फॉल की इक्वेशंस, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. ये माइनस क्यों आया? बिकॉज यहां पे g जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में काम कर रहा है. ठीक है ना? यहाँ पे g जो है नीचे वाली डायरेक्शन में काम कर रहा है, यहाँ पे भी g नीचे वाली डायरेक्शन में काम कर रहा है. इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. सो v इज इक्वल टू फ्री फॉल का इक्वेशन रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh. अब यहाँ पे h, ठीक है ना, h कितना है? तो h यहां से लेके यहां पे है. ठीक है, आप ठीक से देखो,
एच की हाइट कितनी है, ये वाला एच है आपका एच, सो इतनी हाइट पे वो चला गया। सो ये हाइट कितनी है, सो ये टोटल हाइट कितनी है एल, ओ से लेके ए तक, ओ ए कितना है एल, एल में से एच चला गया, तो ये वाला पार्ट कितना है एल माइनस एच वाला पार्ट है, सही है, एल माइनस एच वाला पार्ट है। सो आप ठीक से देखो एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका थीटा है, ये आपका एल है, ठीक है ना, ये भी एल है ना आपका, सो ये एल है, ये थीटा है, तो ये कितना बन जाता है एल कॉस थीटा, ये कितना बन जाता है एल कॉस थीटा। तो ये हाइट जो है एच कितनी बन जाती है एल माइनस एल कॉस थीटा, गेटिंग द पॉइंट, ये एल माइनस एल कॉस थीटा, ये वाली हाइट एल माइनस एल कॉस थीटा, यानी एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा। सो एल कॉमन निकाल लिया, एल कॉमन निकालने के बाद मुझे क्या मिलता है एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, वही वैल्यू मैंने वेलोसिटी की फॉर्मूला में पुट कर दी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इन द सर्कुलर मोशन। तो यहां से समझ में आ जाता है कि यहां पे ये वाला अगर पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं तो इस वाले पॉइंट की हाइट कितनी है, इतनी है, ये वाली हाइट है इसकी, जितनी हाइट पे ये चला गया। तो यहां पे ये पॉइंट कंसीडर करता हूं तो उसकी भी हाइट उतनी ही है, समझ में आ रही है बात। इसका मतलब यहां पे उसकी वेलोसिटी ये जो होगी उतनी ही वेलोसिटी उसकी यहां पे होगी, बस डायरेक्शन चेंज होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा, गेटिंग द पॉइंट। यानी इट इज अबाउट द हाइट, यानी यहां पे इतनी हाइट इसने अगर कवर की है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसने कितनी हाइट कवर की, यहां से लेके यहां तक इतनी हाइट, तो यहां पे पहुंचने के लिए भी उसने उतनी ही हाइट कवर की है। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, यानी ये वाला v और ये वाला v, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे b पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी ये होगी, तो यहाँ पे d पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी ये होगी, दोनों वेलोसिटीज एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगी और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, गेटिंग द पॉइंट, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो अगर ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो आई कैन टेल यू कि हर एक पॉइंट पे ए बी सी डी, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो b पे पहुंचने के बाद ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, c पे पहुंचने के बाद ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, d पे पहुंचने के बाद ये वाला एंगल कितना होगा 270 डिग्री, ठीक है। और बैक टू ए पहुंचने के बाद वो उसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 या फिर 2 पाई आप पकड़ सकते हो। तो ये वाला मुझे मिल जाता है कि ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो ए पॉइंट पे एंगल 0 है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 1 कितना बन जाता है यहाँ पे 1 माइनस 1 0 बन जाता है, तो ये वाली क्वांटिटी 0 बन जाती है, ये वाली क्वांटिटी 0, इसका मतलब v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर इज नथिंग बट u। सिमिलरली जब 90 बन जाता है तो cos 90 इज इक्वल टू 0, सो 2gl रह जाता है, सो स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl, ये किसकी वैल्यू आई v की। सो b पे जितनी वैल्यू होगी उतनी ही d पे वैल्यू होगी बिकॉज 270 है, और c पे क्या हो जाता है, c पे cos थीटा की वैल्यू बन जाती है -1, सो 1 माइनस -1 इज 1 + 1, सो 2 + 2 4, सॉरी 2 × 2 4, इसलिए 180, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाती है यू स्क्वायर माइनस 4gl। यानी आप ठीक से यहाँ पे देख सकते हो तो a पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और c पे वेलोसिटी उसकी सबसे कम है, ए पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है और सी पे वेलोसिटी उसकी सबसे कम है, ठीक है। और एक बात देखी जा सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए इज मैक्सिमम, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो ए पे मैक्सिमम होता है और सी पे सबसे कम होता है। टेंशन, टू बी प्रिसाइज टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं टेंशन, टेंशन जो होता है, सो टेंशन ए पे सबसे ज्यादा होता है और सी पे सबसे कम होता है। आपको भी पता है, हाथ में स्ट्रिंग लेके बॉल पकड़ के आप गोल घुमाना शुरू कर दो, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही लोएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट चला जाता है, लोएस्ट पॉइंट यानी कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट चला जाता है तो स्ट्रिंग में टेंशन सबसे ज्यादा होता है, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो स्ट्रिंग में टेंशन सबसे कम होता है, ठीक है। और एक बात देते, ये वाला वेलोसिटी के बारे में हो गया, ये वाला वेलोसिटी के बारे में हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं टेंशन के बारे में कि टेंशन का क्या होता है, कि टेंशन कैसे चेंज होता है ऑल ओवर द सर्कुलर पाथ। तो ये वाला अगेन वही ऑब्जेक्ट है, एल स्ट्रिंग की लेंथ एल है, जिसको पकड़ के मैं उसको वर्टिकल प्लेन में घुमा रहा हूँ, यानी हाथ में पकड़कर वर्टिकल प्लेन में उसको गोल 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 घुमा रहा हूँ मैं। सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट पी पे आ गया सपोज, तो जब वो ऑब्जेक्ट ए पे था, ठीक है ना, P एट ए हाइट h वहां तक चला गया, दो कंडीशंस कंसीडर कर रहे हैं। तो जब वो ऑब्जेक्ट A पे था तो उस पे mg नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा था, P पे चला गया तब भी mg नीचे वाली डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जब A पे था
तो तब जब उस पर mg लग रहा था तो ये जो टेंशन है, सो टेंशन इज इक्वल टू mg लग रहा था यहाँ पे, यानी t माइनस mg। ठीक है, यानी टेंशन को काउंटर करने के लिए उसके पास पूरा का पूरा mg था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उस पे टेंशन जो लग रहा था तो ये थीटा एंगल पे गया वो, सो अब mg जो है सो वो पूरा नहीं लग रहा है, वो बस उसका कंपोनेंट लग रहा है t के अगेंस्ट। t के अगेंस्ट कौन सा कंपोनेंट लग रहा है? सिर्फ mg लग रहा है। यानी यहां पे आप देखोगे तो यहां पे t ऊपर वाली डायरेक्शन में है, यहां पे t ऊपर वाली डायरेक्शन में है। सो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट t माइनस mg। जब a पे ऑब्जेक्ट है तो वहां पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज t माइनस mg, लेकिन जब ऑब्जेक्ट p पे है तो वहां पे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज t माइनस mg cos थीटा। गेटिंग द पॉइंट? mg cos थीटा। ठीक से देखो, सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ऑब्जेक्ट p पे चला गया तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज t माइनस mg cos थीटा विच इज नथिंग बट mv स्क्वायर अपॉन l। l मैंने पहले ही बताया आपको, l इज नथिंग बट r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट, दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो मैंने mg cos थीटा को इधर ले लिया, सो t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन l। सो v इज इक्वल टू, मुझे पता है v की वैल्यू, किसी भी पॉइंट पे v की वैल्यू हमने अभी प्रूव कर चुके हैं हम लोग। v की वैल्यू कितनी होती है? v इज इक्वल टू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये v की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं v स्क्वायर की, तो t इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है m बाय एल। पूरा सॉल्व करने के बाद आप ट्राई करो सॉल्व करने की, यही मिलता है क्या? देखो, सो t इज इक्वल टू m बाय एल ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस 2gl ब्रैकेट में 2 माइनस 3 कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला मुझे मिलता है t का। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट इज मूविंग इन द वर्टिकल प्लेन एट एनी पॉइंट टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में, ये मुझे ऐसे पता चल जाता है। तो आप ये नीचे वाला जो टेबल है ये आपको फुल करना है। दिस इज द असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है ना, इस वीडियो के असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये आपको ये पूरा का पूरा टेबल फिलअप करना है। मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया हुआ है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 रखता हूं यहाँ पे मैं, सो कॉस 180 इज इक्वल टू -1, सो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता है। सो यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 5, सो यू स्क्वायर माइनस 5 gl बन जाता है। तो ये m बाय एल से अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलता है mu स्क्वायर बाय एल यहाँ पे मिला, और ये l और ये l कट जाता है, रह जाता है mg एंड 5, सो 5 mg। ये वाला फॉर्मूला मिला मुझे, यानी टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है? mu स्क्वायर बाय एल माइनस 5 mg। ये वाली वैल्यू मिलती है मुझे। बाकी सब कुछ आपको फिलअप करना है, फिल इट अप। देन उसके बाद एक पता चल जाता है हमें यहाँ पे कि जब A पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन कितना होता है, यहाँ पे टेंशन कितना होता है, यहाँ पे टेंशन कितना होता है और यहाँ पे टेंशन कितना होता है। A B C D, यहाँ पे टेंशन कितना होता है ये फाइंड आउट किया हम लोगों ने। तो हमें ये बात समझ में आ जाती है, ऑब्वियस सी बात है कि A से कम टेंशन B पे होगा और B से कम टेंशन C पे होगा। ये बात समझ में आ जाती है। और एक बात समझ में आ जाती है कि B और D इन दोनों जगह पे टेंशन एग्जैक्टली सेम होगा, बिकॉज मैथमेटिकली देखा जाए तो थीटा सेम है। ठीक है ना, ऑब्वियसली मैथमेटिकली देखा जाए तो थीटा ऑलमोस्ट सेम है, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो थीटा सेम ही मिल जाता है। अगर थीटा सेम मिल जाता है तो कॉस थीटा सेम मिल जाता है, टू बी प्रिसाइज। थीटा सेम नहीं है, कॉस थीटा सेम है, 0 0। सो अगर कॉस थीटा सेम है तो इसका मतलब B और D पे मुझे एग्जैक्टली सेम मिल जाता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि TA यानी टेंशन एट A पॉइंट इज ग्रेटर देन टेंशन एट B पॉइंट इज ग्रेटर देन टेंशन एट C पॉइंट, एंड टेंशन एट B पॉइंट इज इक्वल टू टेंशन एट D पॉइंट, ये मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे TA माइनस TB, डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट A एंड टेंशन एट B, मैं अगर फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 3mg। वैसे ही TA माइनस TC इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाता है? 6mg। डिफरेंस इन द टेंशन बिटवीन टेंशन एट A एंड टेंशन एट C इज 6mg। और वैसे ही टेंशन एट B एंड टेंशन एट C, इन दोनों में टेंशन का डिफरेंस कितना है? B और C में 3mg का। ठीक है, तो ये वाले जो रिलेशनशिप है, ये वाली रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल्स। एग्जांपल जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और उसके आगे जाके देखते हैं, ठीक से देखना कि जब ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ट्राई टू इमेजिन कि जो ऑब्जेक्ट को मैं A से लेके पूरे सर्कुलर परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी देनी ही पड़ती है, सो दैट विल कवर द होल सर्कुलर पाथ। अगर उससे कम दूंगा
तो ये यहाँ शायद यहाँ तक पहुंच जाएगा और वापस चला जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा वापस चला जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा वापस चला जाएगा, यानी सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट एट ए पकड़ के रखा है, मैंने यहाँ से स्ट्रिंग को अगर ऐसे पकड़ के रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट को, अगर मुझे चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे टू कवर द होल सर्कल, तो मुझे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पीड उसको देनी पड़ती है एट पॉइंट ए। वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पीड होती है उसे कहा जाता है क्रिटिकल स्पीड। इफ टेंशन एट सी इज इक्वल टू 0, यानी मैं यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ उतनी स्पीड दूंगा कि बस यार वो बस यहां तक पहुंच जाए, यहां पे पहुंचने के बाद मे बी उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 बन जाएगी। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी तो आप फॉर्मूला में देख सकते हो u बिकम 0, इसका मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी। सॉरी, v बिकम 0, v यहाँ पे z के बाद 0 बन गया। ठीक है ना, यानी वो बिल्कुल उस तरफ जा नहीं पा रहा है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे मुझे मिनिमम वेलोसिटी की बस यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंचने के बाद इट विल थोड़ी सी भी उससे ज्यादा वेलोसिटी है तो इट विल कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी ए से लेके सी तक पहुंचाना ही मेरा काम है। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन अगर मुझे परफॉर्म करवानी है एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल प्लेन में, तो मुझे बस ऑब्जेक्ट को ए से लेके सी तक पहुंचाना है। सी से लेके वापस ए तक वाला जो पार्ट है वो ग्रेविटी टेक केयर कर लेगी उसका। ठीक है ना, तो ए से लेके सी तक अगर मुझे पहुंचाना है तो मुझे जो मिनिमम वेलोसिटी देनी है सो दैट इट विल कवर द हाइट ऑफ 2l। देख रहे हो 2l, ये हाइट उसको अगर कवर करनी है तो मुझे जितनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ती है दैट स्पीड इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड देने के बाद सी पे जाता है ऑब्जेक्ट, सी पे जाने के बाद उसमें टेंशन 0 बन जाता है। ठीक है ना, सी पे जाने के बाद टेंशन 0 बन जाता है। ये मिनिमम स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, हर टाइम नहीं होता। अगर उससे ज्यादा क्रिटिकल स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड देता हूं तो एट सी टेंशन 0 नहीं होता है, एट सी टेंशन 0 नहीं होता है। लेकिन अगर मैं क्रिटिकल स्पीड देता हूं तो सी पे पहुंचने के बाद उसका टेंशन 0 बन जाता है। देन द बॉडी जस्ट कंप्लीट द रेवोल्यूशन इन द वर्टिकल सर्कल। दिस स्टेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्टेट एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल स्पीड। वो स्पीड कौन सी है जो मैंने इनिशियली दी हुई है, यानी टीसी अगर मैं 0 पकड़ता हूं तो टीसी पे टेंशन कितना होता है, mv² अपॉन l माइनस 5mg। तो इसका मतलब मैं अगर सॉल्व करता हूं टीसी की वैल्यू 0 रख के, अगर टीसी की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये दोनों एक दूसरे के साइड में आ जाता है एंड u की वैल्यू √5gl मिल जाती है मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय √5gl? √5gl इसका मतलब मिनिमम इतनी स्पीड मुझे देनी पड़ती है सो दैट ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। इसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल स्पीड, और उसको क्या कहा जाता है, क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट यानी आप ठीक से, अगर और एक चीज बता देता हूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पे जितनी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक से देखो, यहाँ पे जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी की उतनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आने के बाद उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी पे कवर हो जाएगी। यानी यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको मिल जाएगा यही फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी का। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी का यही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, यू हैव टू जस्ट ट्राई टू डू दैट। ठीक है, टेंशन 0 करके। सो यहां तक मिल गया मुझे। सो ये होता है क्रिटिकल स्पीड। जब मैं क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बात करता हूं तो क्रिटिकल कंडीशन यानी लोएस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट वेलोसिटी होगी एंड हाईएस्ट पॉइंट पे 0 टेंशन होगा। अगर वो कंसिडर करता हूं मैं तो आपको मैं और एक असाइनमेंट देता हूं, दिस इज असाइनमेंट 2 रिलेटेड विद दिस, कि आपको ये वाला टेबल कवर करना है, पूरा का पूरा टेबल कंप्लीट करना है कि लीनियर वेलोसिटी एट ए, मैंने आपको बोला क्रिटिकल कंडीशन के लिए ए पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gl। तो बाकी की वेलोसिटीज आप यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी ए पे कितनी मिली मुझे, 5gl। तो बी पे लीनियर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, आपके पास फॉर्मूला है v का, u की वैल्यू √5gl रख के आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो b c d p, p यानी एनी रैंडम पॉइंट पे कितनी होगी। ठीक है ना, एनी रैंडम पॉइंट पे क्रिटिकल कंडीशन में वेलोसिटी कितनी होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v बाय r। इस केस में r इज नथिंग बट l, तो यहाँ पे आप डिवाइड करके फाइंड आउट कर लो। सिमिलरली यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो मैंने बोला है कि सी पॉइंट पे टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 होने वाला है, बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स पे आपको टेंशन फाइंड आउट करना है। देखो हम अगेन, मैं आपको और एक बार बता रहा हूँ, क्रिटिकल कंडीशन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, यानी सारे फॉर्मूले आपको क्रिटिकल कंडीशन के लिए फाइंड आउट करने हैं। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv²। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है
√5gl स्क्वायर 5gl, इसका मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2, ठीक से देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 mgl इंटू 5, यानी 5 mgl, इतनी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती हुई जाएगी बिकॉज वेलोसिटी चेंज होती जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। तो आपको ये टैली करने के लिए मैंने टोटल एनर्जी यहाँ पे दी हुई है कि हर एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहेगी, जैसे फ्री फॉल में रहती थी। फ्री फॉल में भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल टोटल एनर्जी वाज सेम। गेटिंग द पॉइंट। तो ये वाला पार्ट, ये वाला जो टेबल है ये आपको फिलअप करना है। दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस वीडियो, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करके बताना पड़ता है कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर u इज ग्रेटर देन 5gl, ठीक है ना, अगर u इज इक्वल टू 5gl इसका मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा, वो जैसे तैसे जस्ट कंप्लीट्स द सर्कल, ठीक है ना, जस्ट कंप्लीट्स द सॉरी, ठीक है ना, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, जस्ट कंप्लीट द सर्कल, ये क्रिटिकल कंडीशन है। लेकिन अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट। क्रिटिकल कंडीशन के लिए सी पॉइंट यानी हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो तो मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होगा। सो टेंशन जीरो किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू द सर्कुलर मोशन। क्रिटिकल कंडीशन के लिए होगा इट विल जस्ट कंप्लीट द सर्कल। अगर उन दोनों के बीच में होगा तो ऑब्जेक्ट इससे आगे जाएगा, बी से आगे जाएगा, लेकिन सी तक नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन 5gl। तो 2gl से तो आगे, यानी यहां से तो आगे चला जाएगा लेकिन सी से कम, यानी ये जो दो पॉइंट्स है इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे तो जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और वो स्लैंग होके नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, यानी ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है इट विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, इट विल नॉट गो फॉर द सर्कल। सर्कल कंप्लीट करेगा ही नहीं, बीच में से कहीं से तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठप करके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर u इज इक्वल टू जीरो है तो कहाँ, सॉरी u इज इक्वल टू 2gl है तो कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ तक जाएगा, जैसे तैसे यहाँ तक जाएगा, यानी बी पॉइंट तक पहुंचेगा। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इट विल गेट बैक टू इट, ठीक है ना, और डी पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द ऑसिलेशंस फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम डी टू बी, और इट इज अ सेमी सर्कुलर पाथ, याद रखना, ठीक है ना। इस कंडीशन में वो पैराबोलिक पाथ कवर करता है, लेकिन इस कंडीशन में वो सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है व्हेन u इज इक्वल टू 2gl। अगर u 2gl से भी छोटा हो जाएगा तो ये b तक भी पहुंच नहीं पाएगा, उससे पहले ही वो अपना खत्म कर देगा, सर्कुलर पाथ खत्म कर देगा बैक टू a, और यहाँ पे वो ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। इट विल ऑसिलेट इन दिस पाथ, ठीक है ना, ऐसे ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट कंडीशन इन द सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ये सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन ये एकदम ठीक से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा अलग है हॉरिजॉन्टल मोशन में बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में कभी भी यूसीएम परफॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट टेंशन इज डिफरेंट, सो टू नेट अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज डिफरेंट, ठीक है ना। सो सर्कुलर मोशन में कभी पॉसिबल नहीं होता कि वो यूसीएम परफॉर्म करे अगर ये वर्टिकल प्लेन में हो। सो दैट्स इट, दिस इज द सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। असाइनमेंट कंप्लीट करो एंड सबमिट इट टू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।